इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोलॉजी टर्म 2 क्लास 11। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ कि शाम के 6 बजे इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं एंड शाम के 6 बजे वाले टाइम में क्लास 11th का टर्म 2 का तैयारी अभी 1 मंथ तक चलेगा ज़बरदस्त, जब तक डेट शीट नहीं आ जाता है। एंड सुबह के 6 बजे क्लास 12th का जियोलॉजी इस चैनल पे लाइव चलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी ही इस लिंक को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सबसे पहले थैंक यू आप लोगों को सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। ठीक है, और सबसे पहले कि अगर आप लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलिए हम लोग पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्लास 11th का जो टर्म 2 होने वाला है ये पूरा सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? पूरा सब्जेक्टिव, यानी कि लिखित होगा। आपको लिख कर आंसर देना होगा, कहीं पे भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको करते हैं इरेज और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि दिया हुआ है कयांत्रित चट्टान से आप क्या समझते हैं। कयांत्रित चट्टान से आप क्या समझते हैं? देखिए सबसे पहले कि चट्टान कयांत्रित मतलब होता है, पहला इसका कयांत्रित का दूसरा नाम है रूपांतरित। क्या नाम है? रूपांतरित। इसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। कंप्लीट। और जो कयांत्रित चट्टान है, ध्यान से मेरी बातों को समझना है, कयांत्रित चट्टान है वो आग्नेय चट्टान का ही रूपांतरित चट्टान होता है। मतलब आग्नेय चट्टान से इसको संबंध है। आग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप को कयांत्रित चट्टान कहते हैं। कंप्लीट। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कि इसमें आंसर क्या लिखा है कि इस प्रकार की चट्टानें आग्नेय सेल, उसी को अवसादी सेल कहते हैं, उसी को परतदार, मतलब कि आग्नेय का 3 नाम है और कयांत्रित का डबल नाम है, एक कयांत्रित और एक रूपांतरित। तो इस प्रकार की चट्टानें आग्नेय सेल या अवसादी सेल या परतदार चट्टान का ही रूपांतरित रूप होता है। यानी इन्हीं चट्टानों या सेलों से मिलकर बना होता है। चट्टान और सेल एक ही चीज़ होता है। कयांतरण या रूपांतरण शब्द का अर्थ होता है रूप में परिवर्तन, एंड इसे इंग्लिश में बोलेंगे चेंज इन फॉर्म से है। आग्नेय तथा परतदार सेल के रूपांतरण से रूपांतरित सेल का निर्माण होता है, जिसे पुनः रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान काफ़ी कठोर होता है और कठोर होने का रीज़न कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परत नहीं पाया जाता है तथा जितने भी जीव के अवशेष होते हैं इसमें से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण आपको बहुत मस्त एकदम याद रखना है, नीस और संगमरमर। कयांत्रित चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा? नीस और संगमरमर, याद रख लीजिएगा। उसके साथ ही चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि बॉक्साइट की संरचना एवं भौतिक गुण बताइए। पहले तो समझना होगा बॉक्साइट क्या है, उसकी संरचना क्या है, संरचना फॉर्मूला क्या है, एंड उसका गुण क्या है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम की अयस्क है। क्या होता है? एल्यूमिनियम जो धातु है Al, उसी का अयस्क को बॉक्साइट कहते हैं। मतलब कि बॉक्साइट भी एक पदार्थ ही है, लेकिन ये अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। और अयस्क किसे कहते हैं? तो आपको पता है किसी भी खनिज में धातु की मात्रा को अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो इसकी रासायनिक संरचना Al2O3 2H2O होती है। मतलब एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसको बॉक्साइट कहते हैं। तो उस बॉक्साइट का संरचना सूत्र क्या है? Al2O3 2H2O है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कोई धातुई चमक नहीं होता है, ये हल्का हल्का लाल रंग का होता है और इसका जो शेप आकार होता है ये मटर के दाने के समान होता है। ठीक है, इसकी कठोरता 3.5 तथा विशिष्ट घनत्व 2.55 होता है। बॉक्साइट के एल्यूमिनियम बनाया जाता है। मतलब कि बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम का उपयोग आज विविध रूपों में घर से लेकर कारखाने, परिवहन, बिजली संयंत्र तक किया जाता है, क्योंकि यह हल्का होने के साथ साथ काफ़ी मजबूत होता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन मैंने बोला एंड समझाया उसको आप एक बार लिखते चलेंगे, क्योंकि लिखने से बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी आप लोग लिखते चलेंगे। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड से संबंधित पूछा है। झारखंड क्षेत्र का भूगर्भिक निर्माण किस प्रकार होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि झारखंड के भूगर्भिक निर्माण कैसे होता है। मतलब कि झारखंड की जो भूमि है, धरती है, उसका निर्माण क्या क्या चीज़ों से मिलकर हुआ है। तो जो झारखंड की भौमिकीय संरचना, मतलब कि संरचना की अगर परिचय की बात करें तो इसका विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भूगर्भिक निर्माण में 8 प्रकार के सेल क्रमों का योगदान है। मतलब कि 8 प्रकार के सेल क्रम, यानी कि सेलों के समूह को सेल क्रम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 प्रकार के सेल जो कि आपको याद रखना होगा।
पहला है आपका आर्कियन युग की प्राचीनतम सेल, दूसरा लौह अयस्क तथा कोल्हान सीरीज, उसी को धारवाड़ सेल भी कहते हैं, तीसरा गोंडवाना युगीन कोयला प्रधान सेल, विंध्य युगीन सैडस्टोन तथा लाइमस्टोन सेल, उसके बाद है राजमहल ट्रैप, लेटराइट निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप, टर्शियरी युगीन सेल। ठीक है, तो ये आपको पहले लिख लेना है और इसी को लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। उसके साथ यहाँ पे एक फिगर है जो कि दर्शाया गया है कि मतलब कि जो भी हुआ 8 प्रकार के क्रम, उस क्रम में कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो ये मैप हो गया झारखंड का, इसे भी आप समझ सकते हैं। एंड उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड राज्य के धरातल का निर्माण आर्कियन ग्रेनाइट नीस तथा अभ्रक शिस्ट से हुआ है। जो आधार तल यानी कि झारखंड राज्य की भूमि है, उसका निर्माण किससे हुआ है? आर्कियन ग्रेनाइट नीस तथा अभ्रक से हुआ है। ठीक है, और 90% भाग पर इन्हीं कठोर शैलों का विस्तार मिलता है। मतलब कि जो झारखंड का 90% भाग है उसमें कठोर शैलों का विस्तार मिलता है इन्हीं सब का। कौन कौन सा चट्टान का? ग्रेनाइट नीस का। और इन शैलों का पर्यंत रूपांतरण भी हुआ है। इस रूपांतरण के परिणाम स्वरूप ग्रेनाइट नीस में बदल चुकी है, जिसे छोटा नागपुर नीस भी कहा जाता है। समझ में आ गया? वह चट्टान खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु उत्तम किस्म के इमारती पत्थर एवं ग्रेनाइट इससे प्राप्त होते हैं। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है काइनाइट किसे कहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि को लेकर। ठीक है, तो देखिए इससे समझते हैं कि काइनाइट किसे कहते हैं। देखिए आंसर, काइनाइट उच्च ताप सह पदार्थ के रूप में भी महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, काइनाइट को 1545 डिग्री सेल्सियस निस्तापित करने पर, मतलब कि काइनाइट को 1545 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो यह कृत्रिम मुलायम खनिज में चेंज हो जाता है। इसका उपयोग उच्च तापरोधी के रूप में किया जाता है। इस खनिज का उपयोग तापसह सामग्री, ठीक है, रेफ्रैक्ट्री के निर्माण में किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग के धमन भट्टियों या इसी प्रकार के उद्योगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, उसी के साथ आगे हम लोग अब देखते हैं काइनाइट के उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार के दृष्टिकोण से। काइनाइट के उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। मतलब कि काइनाइट उत्पादन में झारखंड क्या है? गौरवपूर्ण स्थान इसको प्राप्त हो चुका है। अनुमान है कि झारखंड के सिंहभूम जनपद के लपसा बारू क्षेत्र में, कहाँ पे? झारखंड के सिंहभूम लिखा हुआ है, गलत यहाँ पे लिखा है। सिंहभूम जनपद के लपसा बारू क्षेत्र में काइनाइट का विशाल भंडार मौजूद है। राज खरसावान के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को जब तक आप तक लिखिएगा नहीं ना, तब तक ये कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी कम है एंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। सिंहभूम में काइनाइट जमाव परिवर्तित चट्टानों में पाया जाता है। इसका निक्षेपण जनपद के सरायकेला से सिवाई पहाड़ी तक लगभग 130 किलोमीटर और 16 किलोमीटर भू क्षेत्र पर है। ठीक है, अब नवीनतम सूचना, जो नया सूचना मिला है उसके अनुसार झारखंड में 2 लाख टन से अधिक काइनाइट का भंडार सुरक्षित है और इसकी सालाना उत्पादन 20,000 टन है। मतलब कि क्या है कि 20,000 टन एक साल में उत्पादन होता है किसका? काइनाइट का। और 2 लाख से अधिक टन, ठीक है ना, इसका भी सुरक्षित किया हुआ है झारखंड में, मतलब भंडारित है। उसके साथ विगत मतलब पिछले वर्षों के उत्पादन आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलता है कि 1951 की तुलना में इसका उत्पादन 39,000 टन था। समझ में आ गया? और अभी कितना है? 20,000 टन ही है। पहले कितना था? 39,000 टन था और 1991 में जब सर्वे हुआ तो उस पर घटकर कितना हो गया? इसका 20,000 टन हो गया, जो कि आज तक है। इस खनिज के कम उत्पादन का कारण घटती मांग है, मतलब कि इसका मांग ही कम है। सिंहभूम के पूर्वी भाग में स्थित लपसा जो क्षेत्र था, उसके अतिरिक्त इसके पश्चिम भाग में स्थित धागिडी, कन्यालू और मोहनपुरा की खानें विशेष उल्लेखनीय है। तो ये काइनाइट के बारे में है। काइनाइट देखिए, सबसे पहली चीज़ कि 1545 पे इसको अगर गर्म किया जाएगा तो मुलायम खनिज में चेंज हो जाएगा। एंड काइनाइट के उत्पादन में झारखंड को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है, मतलब कि उच्च लेवल पे है। ठीक है, उसके साथ ही कहाँ कहाँ पे क्या है इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके साथ ही 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि गिरिडीह कोयला क्षेत्र का वर्णन करें। जो गिरिडीह में कोयला का क्षेत्र है, उस एरिया के बारे में हमें यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखिए, गिरिडीह कोयला क्षेत्र
जो है गिरिडीह कोयला क्षेत्र केवल 28.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। समझ में आ गया? कितने पर? गिरिडीह कोयला क्षेत्र केवल 28 मतलब साढ़े 28 किलोमीटर वर्ग में क्षेत्र में यह विकसित है। उसके बाद यह 20 कोयले की परतें पाई जाती है। अब देखिए गिरिडीह में कितने प्रकार की परत? 20 प्रकार की कोयले की परत पाई जाती है। 20 कोयले की परत। इसमें अनुमानतः 40 करोड़ टन उच्च श्रेणी का कोयला विद्यमान है। अब देखिए यही 20 में से अनुमानित क्या है कि 40 करोड़ मतलब 20 कोयला है, उसमें से 40 करोड़ टन उच्च श्रेणी का कोयला है, मतलब हायर क्वालिटी का। वहाँ की कोयले की परतों का औसत मोटाई 28 मीटर है। यहाँ की निचली परत जिसे कहारवाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? गिरिडीह की सबसे निचली परत को कहारवाड़ी कहते हैं। काफ़ी मोटी और उच्च वर्ग के कोयले की है, मतलब कि निचली परत काफ़ी मोटी और उच्च वर्ग का है, ठीक है, उसी को कहारवाड़ी कहते हैं। इसके ऊपर क्रमशः ऊपर कहारवाड़ी और बटुआ परतें हैं। इन 3 परतों से इस क्षेत्र का अधिकांश कोयला प्राप्त किया जाता है। गिरिडीह जनपद का यह कोयला क्षेत्र रेलवे विभाग के अधीन है। यहाँ के अन्य कोयला क्षेत्र इटखोरी और चोप है। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इटखोरी और चोप। इसे भी मैंने इरेज किया। एंड आप 17 नंबर क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से, 17 नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि नंबर इधर उधर करके मैंने ये कहाँ से क्वेश्चन को स्टोर किया है। अवशिष्ट द्रव तथा अंतक्षेपण से आप क्या समझते हैं? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब मार दीजिए फटाफट, ठीक है ना? सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता चले। एंड जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, चैट बॉक्स में नहीं, ठीक है? अवशिष्ट द्रव्य तथा अंतक्षेपण से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब कि क्या होता है? रेसिड्यूल लिक्विड इंजेक्शन। इस विधि में अवशिष्ट द्रव पृथक्करण की विधि द्वारा संचित निक्षेप पृथ्वी के इस भाग में विक्षोभों के कारण द्रव अवस्था में ही ऊपर स्थित सैलों में प्रवेश हो जाते हैं, ठीक है? ऊपर के स्थानों में दबाव कम रहता है और नीचे से लगने वाले दबाव के कारण अवशिष्ट द्रव का संचयन ठीक से नहीं हो पाता है। बस हो गया इसका आंसर। उसके साथ अगला क्वेश्चन, मृण्मय अथवा जलीय सेल क्या है? ये देखिए मृण्मय या जलीय सेल दो चीज़ें। मृण्मय अथवा जलीय सेल एक ही चीज़ है, मतलब कि नाम दो है और एक ही चीज़ है। तो जलीय सेल मतलब जल और जल का सेल पत्थर, ठीक है? तो वो क्या है? देखिए झीलों तथा सागरीय भागों में जमी तलछट द्वारा जलीय सेल का निर्माण होता है, मतलब कि पानी वाले पत्थर का निर्माण होता है। इसमें चिक्का की प्रधानता होती है। चिक्का की क्या होती है? चिक्का। चिक्का याद रखिएगा, वहाँ पे चौका लिखा हुआ है, क्या होगा? चिक्का। चिक्का याद रखना, चिक्का। एक सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा सा बेटर लगेगा लिखने में। नाइस, एक नंबर। तो क्या याद रखना है? चिक्का, ठीक है? उसके बाद इसमें चिक्का की प्रधानता होती है। उसके बाद तब तलछट का जमाव सागर में होता है तो उसे सागरीय जलज परतदार सेल कहते हैं। जब तलछट या मलबा का जमाव झील की तली में होता है, मतलब तली मतलब जो झील होता है उसके गहराई में, डीप में, तो इस प्रकार की बनी सेलों को झीलकृत सेल कहते हैं। जब तलछट का जमाव नदियों में हो तो उसे निर्मित सेल नदीकृत सेल कहते हैं, ठीक है? तो देखिए 3-4 चीज़ यहाँ पे दिया कि अगर क्या पूछा यहाँ पे कि झील और सागरों के बीच में जमाव होता है तो इसे चिक्का कहेंगे, और जब सागर में होगा तो सागरीय जलज परतदार सेल कहेंगे, और ये जैसे ही झील में होगा तो झीलकृत सेल कहेंगे, नदी में होगा तो नदीकृत सेल कहेंगे। इसी चीज़ को याद रखना है। और जलीय सेल क्या है? तो पानी में जो निर्मित होता है सेल, उसी को जलीय सेल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि गुजरात का मैदान का वर्णन करें। अब गुजरात का मैदान क्या है उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मैदान गुजरात से काठियावाड़ तक विस्तृत है, मतलब कि जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, जो पश्चिम तटीय मैदान का ही उत्तरी भाग है। संरचना की दृष्टि से अंतर के कारण पश्चिमी तटीय मैदान से अलग इसका स्वरूप पाया जाता है। यह समप्राय मैदान है। क्या है? समप्राय मैदान है, जिसे प्राचीनतम चट्टानें धरातल पर यत्र तत्र, मतलब यहाँ वहाँ दृष्टिगोचर होती थी, मतलब देखते यहाँ वहाँ से चट्टान ये होता था। इस मैदान का निर्माण मुख्यतः काली मिट्टी से, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसे मैं मिटा लूँ थोड़ा सा, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए इसका निर्माण जो होता है गुजरात का मैदान का, इसमें काली मिट्टी से हुआ है और इस भाग में अतिरिक्त अनूप झीलें पाई जाती है। इसी को याद रखना है ज़्यादा।
देखिए ग्रुप सी ये 3 नंबर का है और इसमें लिखना के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए सबसे लंबा क्वेश्चन ये होने वाला है अभी हमारे ख्याल से, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए इस प्रश्न का हम लोग आंसर देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें है क्या कि 3 उत्तर लिखना है किसी में से, तो ये आप लोग का मतलब नहीं है, वो वहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं, उसमें आपको दिया जाएगा दिशा निर्देश क्या करना है। तो भूविज्ञान का उद्देश्य और विषय वस्तु के बारे में हम लोग बात करते हैं 21 नंबर में। तो पहले हम लोग उद्देश्य देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? उद्देश्य। देखिए उद्देश्य में पहली चीज़ हमें जानना होगा कि भूविज्ञान का उद्देश्य एम्स ऑफ जियोलॉजी, मतलब कि जो भूविज्ञान है, जियोलॉजी जो ज़मीन के बारे में हमें पढ़ना है, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। यही इसका ये मतलब है कि हम लोग क्यों पढ़ें आखिर इसको। तो देखिए भूविज्ञान का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के इतिहास की जानकारी करना है। एक सवाल ये पूछा था शायद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, तो मैंने उसमें इतिहास वाला ही मैं बताया था कि ये प्राचीनतम चीज़ों को बताता है और प्रैक्टिकली अलग अलग क्षेत्र होता है ना, ये सवाल पूछा था शायद आपकी। इसमें देखिए भूविज्ञान का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के इतिहास की जानकारी करना है। इसके इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी चट्टानों में मिलती है। अब मान लीजिए किसी भी चीज़ के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में चट्टानों के बारे में पढ़ना होता है। अब चट्टानों से पृथ्वी की रचना हुई है, पहली चीज़। चट्टानों की संरचना से ही काल क्रम का पता चलता है कि किस युग में किस प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति हुई। क्या बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है। ये सभी चीज़ें आपको माइंड में फिट होना चाहिए। भूगर्भवेत्ता, जैसे विज्ञान वेत्ता होता है ना, भूगोल वेत्ता, वैसे ही भूगर्भवेत्ता चट्टानों का अध्ययन इसलिए करता है ताकि इसे इनकी संरचना एवं इतिहासेतर विकास का क्रम मालूम हो सके। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की उत्पत्ति, एज, रचना, स्ट्रक्चर, खनिज एवं शैलों निर्माणकारी हलचलों एवं संरचनाओं का अध्ययन करना भी, ठीक है, भूविज्ञान का उद्देश्य है। अब तो आखिर यहाँ से अभी आपको सारा कुछ मिल गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों पढ़ें आखिर जियोलॉजी को। तो जियोलॉजी को हम लोग क्यों पढ़ेंगे, पहली चीज़ कि जियोलॉजी तो जो जियोलॉजी विषय है, ठीक है ना, तो जियोलॉजी विषय है, इसमें तो सबसे पहले हमें नॉलेज मिलेगा कि पृथ्वी की रचना किस प्रकार से हुई है। तो रचना बताया कि किस चीज़ से हुआ है, चट्टान से हुआ है। तो चट्टान की इतिहास पढ़ेंगे तब कालक्रम पता चलेगा, इसी हिसाब से मतलब पता चलता है। अब जो क्या सवाल था मेरा कि भूविज्ञान का उद्देश्य, तो उद्देश्य तो पढ़ लिए, विषय वस्तु क्या है, मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना है विषय वस्तु में। देखिए क्या बोला कि विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोलॉजी। तो देखिए भूविज्ञान पृथ्वी का विज्ञान है पहली चीज़, क्योंकि भू मतलब ज़मीन होता है, विज्ञान में साइंस जान रहे हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके संगठन, इसकी बनावट, विकास तथा इसके आवरणों में घटित होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूविज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत प्रमुख रूप से सेल मंडल आता है, मतलब कि चट्टानों का ग्रुप सेल मंडल कहलाता है। सेलों से निर्मित पृथ्वी का ठोस एवं पूरा आवरण सेल मंडल कहलाता है। ये भी सवाल पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप लोग पढ़े ही नहीं तो क्या करोगे। सेल मंडल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बालूकास्म और आगे भी बताते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका ये होता है, इसको भी आप नोट करते चलेंगे। एंड उसके बाद चूना पत्थर जैसी सेलों से निर्मित है। पृथ्वी जो सेल है प्राकृतिक पिंड है, जो पत्थर होता है क्या होता है, प्राकृतिक कोई वस्तु है। अब जो पत्थर का रचना होता है वो कैसे होता है, रासायनिक एवं भौतिक दृष्टि से खनिजों के मिलने का फलस्वरूप, मतलब कि चाहे किसी भी प्रकार से हो, खनिज आपस में जब मिलते हैं तो पत्थर का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद सेल मंडल की रचना, उससे निष्पादित होने वाली प्रक्रियाओं तथा, ठीक है, उससे विकास के इतिहास को पूर्ण रूप से समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से सेल मंडल का अध्ययन करना आवश्यक है। मतलब कि जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, सेल मंडल को पहले ख़त्म करना होगा। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया कि पहली चीज़ क्या था, पहली चीज़ में क्या था कि पहली चीज़ इसका उद्देश्य पढ़ना था, दूसरी चीज़ विषय वस्तु पढ़ना था। एंड उसके बाद अभी तो 19 मिनट का क्लास हुआ है ना, चलिए लगभग 30 मिनट तक इसको हम खींचेंगे आगे। तो यहाँ भी कंप्लीट हो गया। विभिन्न दृष्टिकोणों से सेल मंडल को ये करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। आगे चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि इंडो गैंगेटिक बेल्ट क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना। इंडो गैंगेटिक बेल्ट क्या है, तो इसमें गंगा का सारा मैदान बांगर और खादर नामक ऊंची नीची भूमि से बना हुआ है। बात आती है बांगर क्या है, तो बांगर को बोलते हैं कि पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। उसमें खेती होती उतना नहीं होने पाएगा।
और नया जलोढ़ जो नया बाढ़ आता है तो नया जो मिट्टी आता है ना बाकी उसको खादर कहते हैं, खादर। ठीक है, तो वही दोनों चीज़ के यहाँ पे बताना है कि क्या क्या है। तो क्या बताया कि गंगा का सारा मैदान बांगड़ और खादर नामक ऊंची नीची भूमि से बना हुआ है। अब ऊंची नीची है तो क्या है, क्योंकि हम लोग संरचना पढ़ रहे हैं, नदी तो पढ़ नहीं रहे हैं। बांगड़ की ऊंचाई कहीं कहीं 30 मीटर है, लेकिन ऊंचाई में 10 तरह के उतार चढ़ाव पाए जाते हैं। समझ में आ गया, मतलब ऊंची नीची है 30 मीटर 40 मीटर लगभग, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एक जगह से 1 किलोमीटर जाना है तो मतलब 10 से 15 बार वहाँ पे उतार चढ़ाव मिल जाएगा। गौर से देखने पर उनमें काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इस मैदान में धरातल का उतार चढ़ाव समुद्री लहरों की तरह लहरता हुआ मालूम पड़ता है। अब बताइए कि आप 100 मीटर चले, 100 मीटर चलने के बाद आपको 10 मीटर खाई मिल गया है ना, उसके बाद फिर 30 मीटर खाई मिल गया, उसके बाद ऐसे ही करते करते तो लगेगा कि समुद्र का लहरा उठ रहा है। बांगड़ के मैदान में देखिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन खादर के मैदान बिहार और बंगाल में पाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बालू के ढेर पाया जाता है, और बालू के ढेर को भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूड़। बांगल की पुरानी भूमि कहीं कहीं कंकड़ अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ये बांगल और खादर के बारे में है, इंडो गैंगेटिक बेल्ट। और ऐसे नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये मह के रख देगा, ठीक है, लेकिन नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कारण हमें बड़ा होना चाहिए। अगला सवाल, सेडिमेंट्री फॉर्मेशन क्या है। तो सेडिमेंट्री फॉर्मेशन, ये भी नाम उल्टी पल्टी लग रहा है, लेकिन इसका हिंदी होता है अवसादी सेल का निर्माण। अवसादी सेल का निर्माण क्या है, ये यही सेम टू सेम सवाल पूछा है। तो अवसादी सेल को परतदार चट्टान कहते हैं। कंप्लीट। अपक्षय तथा अपर्दनात्मक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने से मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं, उससे अवसादी सेलों की उत्पत्ति होती है। पीजी वारवेस्टर ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो अवसादी सेल, जैसा कि अवसाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों तथा खनिजों के जो किसी न किसी रूप से संगठित हो जाता है तथा परत का निर्माण करते हैं, जमाव से बनता है, जैसे बालू पत्थर चूना पत्थर। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री फॉर्मेशन मतलब अवसादी सेल का निर्माण कैसे होता है, तो ये मलबा से इसका निर्माण होता है। क्या होता है, मलबा से। जैसे अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, तो जो चट्टान को टूटने फूटने से एक मलबा जो है दूसरे स्थान पर जमा हो जाता है, तो अवसादी सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके साथ 17 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, पादप जीवाश्म किस प्रकार का होता है। मतलब कि जैसे जीवाश्म हो 2 प्रकार का हुआ, एक पादप का और एक जंतु का। तो पादप जीवाश्म किस प्रकार का होता है, तो देखिए पौधे से निर्मित जीवाश्म को पादप जीवाश्म कहते हैं, उसी को वनस्पति भी बोल देंगे। सही है, यह संभव नहीं है कि प्रत्येक वनस्पति किसी भी परिस्थिति में शिलाओं के बीच अवस्थित होकर भी नष्ट हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जीवाश्म कब बनेगा, कि जीवों का अवशेष, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि बड़े बड़े शिला जो होता है पत्थर उसी के बीच में वो नष्ट हो। बहुत सी वनस्पतियाँ विभिन्न प्रकार की क्रिया द्वारा सतह पर ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि धरती की सतह पर ही कुछ कुछ नष्ट हो जाते हैं। पेड़ों के तने या अन्य कड़े भाग शिलाओं के साथ अधिक सुरक्षित रहते हैं। यद्यपि कड़े भागों में अपर्दन सहने की क्षमता होती है, किंतु सतह पर आने पर उनमें भी अपर्दन की क्रिया होने लगती है। शिलाओं के अंदर ये भाग का कालांतर में जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। गंगा मोप्टेरिस पादप जीवाश्म का उदाहरण है। वृक्ष के तनों का कोयला में परिवर्तित होना भी इसका उदाहरण है। ठीक है ना, अगर वृक्ष का तना कोयला में परिवर्तन हो जाता है तो वो भी किसका उदाहरण हो जाएगा, इसी का पादप जीवाश्म का ही उदाहरण हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लंबा होगा थोड़ा सा। अगला सवाल है इसमें कि भू आकृतीय वर्गीकरण किस प्रकार का होता है। तो देखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण में विश्व का 7वां स्थान रखता है ना, और भारत का भौतिक स्वरूप अनोखा है। विश्व में संपूर्ण स्थल मंडल में 2.5% पर भारत फैला हुआ है। भारत का भूपृष्ठ भाग भौतिक दृष्टि से समान नहीं है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ी है, 27.7% पठारी क्षेत्र है और 43% मैदान है। अब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ सकता है कि पूरे भारत में 43% पर क्या फैला हुआ है, तो ऑप्शन दे देगा पहाड़ी, पठार, मैदान। तो क्या मारिएगा, मैदान। उसके बाद भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो भारत को 4 विभागों में बांटा जाता है। ये विभाग अपने एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो जाता है। ठीक है, तो पहला उत्तर पर्वतीय प्रदेश, नॉर्थर्न माउंटेन रीजन। उसके साथ अगला सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो क्या पूछा है यहाँ पे कि सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगला दक्षिण का पठार, तो इसको दक्कन प्लेटियन बोलेंगे।
अब तटीय मैदान तो इसको क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये 4 भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को बांटा हुआ है। बस यही हो गया, ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कोयला समूह का वर्णन करें। तो कोई बड़ी बात नहीं, कर देते हैं वर्णन। भारत का आधा से लेकर 1/3 कोयला अकेले बिहार झारखंड में उत्पादित करता है। बिहार में कम, झारखंड में ज़्यादा, क्योंकि पहले बिहार भी झारखंड ही था 15 नवंबर 2020 से पहले। सो बिहार झारखंड को एक में लेंगे, क्योंकि खनिज उत्पादन में ये तो नहीं देखना है कि तुम्हारा क्षेत्र अलग है इसका अलग है। अब भी गुणात्मक दृष्टिकोण से इसका कोयला सर्वोत्तम है। अभी भी जो पूरे विश्व में बात करें तो गुणात्मक दृष्टि से, और भारत में बात करें तो सबसे पहले झारखंड और बिहार का स्थान आता है। स्वतंत्रता काल में यहाँ के उत्पादन में 6 गुना की वृद्धि हुई है, जो कि प्रशंसनीय है, तारीफ करने के लायक है। उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार के दृष्टिकोण से बिहार झारखंड के कोयला क्षेत्र को 5 प्रखंडों में बांटा गया है। अब देखिए 5 चीज़ क्या क्या है। पहला, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी में क्या है, झरिया नंबर 1 पे क्वेश्चन पूछा था। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो झरिया में, नंबर 1। नंबर 2, रानीगंज, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, दक्षिणी कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा इत्यादि। पहली नंबर पे क्या है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में इतना चीज़ है जो कि आपको याद करना है। उसके साथ नंबर 2, तो नंबर 2 में हजारीबाग कोयला क्षेत्र, इसमें गिरिडीह, इटखोरी और चोप 3 चीज़ आता है। तीसरा, अजय बेसिन कोयला क्षेत्र में आता है जयंती, सहजोरी, कुडित, करैया। तो सबसे आपका इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला है, ठीक है। और चौथा इम्पोर्टेंट है राजमहल की पहाड़ी वाला। तो इसमें ब्राह्मणी, पंचवारा, छपरविट्टा, जिलाबाड़ी, ठीक है ना, ये सब है। 5वें नंबर पे है कि उत्तर कोयल घाटी क्षेत्र, तो इसमें डाल्टनगंज, पलामू हो गया, हुटर, औरंगाबाद, इधर हम लोग के एरिया में हो गया, ठीक है ना। और मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ज़्यादातर मेरे ज़िला का ही है। जीवाश्मों का काल निर्धारण किस प्रकार होता है, अब बताइए, इसका देखिएगा समझ में आ जाएगा अभी। जीवाश्मों का काल निर्धारण, ठीक है, मतलब कि जीवाश्म का समय का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो जीवाश्म का समय का निर्धारण, जीवाश्म के समय निर्धारण में 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि एक कि ज्ञात भूगर्भीय जंतुओं, पौधे, पुरातात्विक इत्यादि के क्रम से इनका क्या संबंध है। पहला चीज़ क्या जानना है कि जो हमको पता है भूगर्भीय और जो पता है जंतु, पौधे, पुरातत्व के बारे में जो हमको पता है, उससे इसका क्या संबंध है। और दूसरा, कालानुक्रम के अनुसार इसकी आयु कितनी होनी चाहिए। 2 चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दोनों के ज्ञान के लिए काल निर्धारण की 2 प्रकार की विधियों से सहयोग लिया जा सकता है। तुलनात्मक काल निर्धारण के लिए जीवाश्म को उपलब्ध कालक्रम की सीढ़ी में रखा जाता है, जिससे पता चले कि जीव किसका पूर्वज एवं वंशज था। समझ में आ गया। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, यूरेनियम, पूरा चुंबकत्व इत्यादि विधियों से ऐसा तुलनात्मक काल निर्धारित किया जा सकता है। कालानुक्रम तिथि अंकन में रेडियो कार्बन, पोटेशियम आर्गन, विखंडन पथ, ठीक है, विखंडन पथ और आदि काफ़ी विधियाँ सटीक सिद्ध हुई है। तो इससे यह पता चल जाता है कि मतलब किस खानदान से है, कब का है, कैसे अनुमान लगा। हालांकि ऐसा तो नहीं है निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं कि ये इतना पुराना खनिज है। अगला सवाल 18 नंबर, अग्निशा मिट्टी, फायर क्लाई से आप क्या समझते हैं। तो अग्निशा मतलब क्या, कि जो आग को सहन कर सके, वैसा मिट्टी को क्या बोलेंगे, अग्निसहन बोलेंगे। तो देखिए इसमें कि अग्निशा मिट्टी, फायर क्लाई क्या है, यह गोंडवाना क्रम के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम में जो क्रम पीछे बताया था ना अभी, उसी में कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। एल्यूमिनियम युक्त मिट्टी अधिक तापरोधी होता है, मतलब कि जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा हो वो अधिक तापरोधी होता है, टेम्परेचर का विरोध कर सके। तापक्रम के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अधोवर्गीय के 1500 डिग्री सेल्सियस से 1600, 1650, मध्यवर्गीय 1650 से 1850 से ऊपर, ठीक है ना, ये बर्दाश्त कर सकता है। यह एक प्रकार का अवसादी सेल है। क्या है, एल्यूमिनियम युक्त अवसादी सेल हो जाएगा। इसमें काओलिन एवं इलाइट नामक खनिज रहते हैं। काओलिन की मात्रा 80% होता है और इसमें A2O3, SiO2, MgO, FeO आदि रहते हैं। Al2O2 की मात्रा 28% से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट बोले कि लंबा बोले, ये सवाल है, ठीक है।
तो 29 मिनट का अभी तक आप लोग क्लास हो चुका है, तो कोई बात नहीं, चलिए इसको भी हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। अपक्षय ऋतु क्षरण क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। देखिए, व्हाट इज विदरिंग, पहली विदरिंग के बारे में जानना होगा। व्हाट आर इट्स टाइप्स और एजेंट, फिजिकल और केमिकल में, ठीक है। तो चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूट फूट कर विघटन एवं अपघटन अपक्षय कहलाता है। अपक्षय में ताप, आर्द्रता, वर्षा, पाला आदि ऋतु तत्वों का अधिक योग होता है, अतः इसे अपक्षय भी कहते हैं, ठीक है। और होम्स के शब्दों में, वैज्ञानिक के वर्ड हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इसको हम वैसे बता नहीं रहे हैं। वो क्या बोला था कि वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के कुल प्रभाव जो सेलों को नष्ट एवं विखंडित करती है उसे अपक्षय कहते हैं, वो बोला था वैज्ञानिक। इसमें विभिन्न पदार्थ के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण नहीं होता है। अब जो अपक्षय का प्रकार है वो कितने प्रकार का होता है, देखिए अपक्षय को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक, रासायनिक और जैविक में। तो भौतिक क्या हो जाएगा, तो भौतिक हो जाएगा फिजिकल विदरिंग इसको बोलते हैं। इस क्रिया में सेलों का विखंडन भौतिक या यांत्रिक द्वारा क्रिया संपन्न होता है और इसे यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। तापमान एवं वायु तुषार इसके प्रमुख कारक हैं। यांत्रिक अपक्षय में सेलें फैलाव एवं संकुचन के कारण टूट फूट जाती है तथा उनका आकार क्रमशः छोटा होता है। और भौतिक अपक्षय के निम्नलिखित कारक है। अब बताइए कि भौतिक के बारे में अलग अलग फिर से हमको मिला। तो देखिए, पहली भौतिक में है कि सूर्य तप, ठीक है ना, इंसोलेशन। तो दिन के समय सूर्य का टेम्परेचर पाकर सेल फैल जाता है, मतलब कि जो भी चट्टान होता है वो क्या होता है, फैलने का काम करता है। और रात्रि में क्या होता है, विकिरण होने पर सिकुड़ती है कोई भी चट्टान। मतलब कि विकिरण मतलब क्या कि जब सूर्य का रोशनी टेम्परेचर ना मिले तो फैलने एवं सिकुड़ने की क्रिया बार बार होने से सेलों में जोड़ चौड़े होते हैं। जो भी इसका ज्वाइंटर होते हैं सेल का, वो चौड़े हो जाते हैं, जिससे सेल कमजोर होकर टूट जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस क्रिया के कारण सेल बालू के मोटे कणों में बदल जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी था, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग स्पीड में चल रहे हैं। हिम या पाला, बताइए, फ्रोस्ट, हिम या पाला, ठंडा वाला एरिया। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा का जल सेलों की दरारें एवं संघ में एकत्रित हो जाता है। वर्षा का जल कहाँ पे जमा होता है, कोई भी चट्टान है तो उसका दरार जो होता है ना उसमें जमा होता है। और रात्रि में अत्यधिक शीत के कारण हिम के रूप में जम जाता है। हिम मतलब बर्फ होता है, ठीक है, तो बर्फ में वो जम जाता है। उसके बाद उसका आयतन बढ़ जाता है। अब जमेगा तो आयतन तो बढ़ेगा ना, चौड़ा हो जाएगा, सेल टूट जाएगा। उसके बाद हिम के साथ चलने वाले शिलाखंड तोड़ डालेगा सेलों को। इस क्रिया से धीरे धीरे विघटित होकर खंड खंड हो जाएगा। तीसरे नंबर पे वर्षा को बोलेंगे। वर्षा क्या करता है, ठीक है, तो वर्षा को लेंगे तो वर्षा का जल जब तेज़ी से टकराता है पत्थर से तो उसका अपर्दन कर देता है, मतलब कि उसको काटने का काम करता है। इससे अतिरिक्त गर्म सेल वर्षा की शीतल बूंद पड़ती है तो चटक जाती है, ठीक है ना, चटक जाना मतलब कि पपड़ी जैसा उखड़ जाता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में अनायास वर्षा होने से यह क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, मतलब कि मरुस्थल में ये सब क्रिया ज़्यादा होता है। मतलब कि मरुस्थल में टेम्परेचर सेलों का ज़्यादा होता है एंड जैसे ही उस पर शीत पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, चटक जाएगा। हाँ, नमक के रवे बनने से, जो नमक का दाना होता है वो बनने से क्या होगा फ़र्क, तो चट्टानों के भीतर वर्षा के पानी के घोल के साथ प्रवेश करने एवं उनके सूखने पर नमक के रवे बनने से उनका आयतन बढ़ जाता है, जो दबाव डालकर चट्टानों को तोड़ देता है, ठीक है। अब भौतिक अपक्षय तो हो गया, अब क्या पढ़ना है, रासायनिक। तो रासायनिक है कि केमिकल वेदरिंग, सेलों के तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया करके चट्टान का अपघटन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, तो उसमें रासायनिक अपक्षय उसे बोल देंगे। क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया करके चट्टानों को तोड़ा जाएगा तो उसे हम लोग रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय आर्द्र जलवायु में अधिक प्रबल होता है क्योंकि इसके लिए जल का होना बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें रासायनिक अपक्षय का महत्वपूर्ण साधन है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेलों के संगठन एवं संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होता है तो चेंज हो जाता है उसके संरचना में और सेल टूट जाता है और यह अलग अलग क्रिया से होता है, ठीक है। तो पहला ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि सेलों में उपस्थित लौहांश जब ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आता है तब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप लोहे के कण ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इस क्रिया के फलस्वरूप उनका आयतन बढ़ जाएगा। अब ऑक्साइड बनेगा तो मात्रा बढ़ जाएगा ना, तो आयतन बढ़ने से सेलों का संगठन ढीला पड़ जाएगा और उसका अपक्षय हो जाएगा, टूटने लगेगा। कार्बनीकरण, ठीक है ना, कार्बोनेशन इसको बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ क्रिया करके हल्का कार्बनिक अम्ल बनाता है और यह अम्ल सेलों में पाए जाने वाले चूने के अंश
वाली चट्टानों को घोल देता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस प्रकार की सेल का संगठन निर्बल पड़ जाता है और वह धुलकर टूट जाती है। तीसरे नंबर पर है जलयोजन, जिसको हाइड्रेशन कहते हैं। जल में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहती है, कंप्लीट H2O होता है ना। तो जैसे ही गैस जो है सेल के संपर्क में आता है, हाइड्रोजन जैसे ही पत्थर के चट्टान के संपर्क में जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, मतलब कि फिर मात्रा बढ़ेगा। फलतः उन पर तनाव पैदा होता है, जिसके कारण वह उपस्थित लवण चूर्ण चूर्ण हो जाता है और वो स्तर उखड़ने लगेगा। इस प्रकार से उसका भी अपक्षय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे पूछा है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल विदरिंग। अपक्षय की क्रिया में जैविक तत्वों का भी सहयोग रहता है। मनुष्य, जीव जंतुओं तथा वनस्पति द्वारा किया गया अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है, ठीक है। तो जैविक अपक्षय वाला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय कैसे होगा। अनेक जीव जंतु लोमड़ी, गीदड़, केंचुआ, चूहा, दीमक, बीजू से ही सेल में बिल बनाकर ये सब रहने वाले हैं। गीदड़, लोमड़ी, केंचुआ, चूहा, दीमक, ये सब कहाँ रहते हैं, सेल के अंदर में ही, मतलब जो भी छिद्र होता है उसमें बिल बनाकर रहते हैं। उनके द्वारा खोदी गई मिट्टी को जल, वायु, हिमानी बहाकर ले जाती है। जैसे पानी बहा, हवा बह गया स्पीड में, बर्फ़ जम गया तो वो सब कहाँ ले जाएगा, वो जितना भी खोदी गई मिट्टी है उसको ले जाएगा। खनिजों का अपक्षय खत्म, वहाँ पे हो गया उस सेल का अपक्षय। जीव जंतुओं द्वारा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार का अपक्षय होता है। अब जीव जंतु से तो हो गया कि बिल में रहता है, तो उससे जो भी मिट्टी बाहर निकला तो उसका अपक्षय हो गया हवा, वायु और पानी द्वारा। उसके साथ ही वनस्पति द्वारा कैसे होगा, तो अपक्षय में बड़े बड़े पौधे भी सहयोग देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के जो दोनों प्रकार का ही अपक्षय है, भौतिक रासायनिक दोनों ही हो जाता है। देखिए चट्टानों का तोड़ने का काम कैसे करता है कि जैसे ही मान लीजिए कोई वनस्पति है, कोई पेड़ है, तो पौधा के देखिएगा बीचे बीच उग जाता है ना। इसको पढ़ लेते हैं। प्रायः पेड़ पौधे की जड़ें अपनी वृद्धि के कारण चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश किसी चट्टान पे कोई पौधा उग गया, अब वो क्या हुआ कि जैसे जैसे वो उसका वृद्धि विकास होगा उस प्रकार से इस चट्टान को तोड़ने का काम करेगा। तो इनका भौतिक कार्य है ये। अब सेलों के आंतरिक भागों में वनस्पति के अंश सड़कर जब उसका अपक्षय करेगा, जैसे पेड़ का 2 भाग, नीचे हो गया जड़, तो जड़ जो पत्थर के अंदर में है वो सड़ेगा, वो तो निकलेगा नहीं, सड़ के अब वो रासायनिक तरीके से करेगा, और जो ऊपर से कर रहा है वो भौतिक से। अब मानव कैसे करता है भाई साहब, तो देखिए मानव आपका क्लास चल गया टोटल 37 मिनट, आज 1 घंटा लगता है हमें। देखिए मानव द्वारा अपक्षय कि मनुष्य भी रचनात्मक आर्थिक क्रियाओं द्वारा सेलों में विघटित करता है, या रेलवे लाइन बिछाने, नहरें एवं सुरंग खोदने तथा खनिज पदार्थों को भूगर्भ से निकालने के लिए धरातल को खोदता है। इस प्रकार सेलों का संगठन ढीला पड़ जाता है और वे कालांतर में अपर्दित हो जाती है। अगला, अपक्षय को नियंत्रण करने वाले कारक क्या हैं। अब बताइए कि अपक्षय को कैसे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 11th की पेज से देखें तो। और ये क्वेश्चन एक सवाल रहेगा 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो अपक्षय को प्रभाव सभी सेल पर एक समान नहीं पड़ता है, ऐसा सेल की आकृति एवं संरचना पर निर्भर करता है। वास्तव में अपक्षय की क्रिया को नियंत्रित करने का भी कोई न कोई रीजन है। तो सेलों की कोमलता एवं कठोरता के हिसाब से पहले देख लेते हैं कि अपक्षय की क्रिया के प्रभाव के कारण कोमल सेल अपेक्षा मतलब जल्दी टूट फूट जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही जितना कोमल रहेगा उसको जल्दी तोड़ सकते हैं, किंतु जिन स्थानों में कठोर तथा कोमल दोनों प्रकार की पाया जाता है वहाँ का धरातल अपक्षय के कारण बड़ा ही उबड़ खाबड़ बन जाता है। मतलब वहाँ कमज़ोर भी है, मजबूत भी है, तो उबड़ खाबड़ बन जाता है। अगला है सेल संधि। छोटी संधि मतलब जोड़ होता है, अर्थात जोड़ वाली संधि। संधि मतलब क्या होता है, जोड़। अपक्षय की क्रिया बड़ी संधि या जोड़ वाली की बहुत जल्दी मतलब हो जाएगा, अपेक्षा अधिक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा धरातलीय ढाल है। धरातलीय अपक्षय जो है तीव्र ढलान पर निर्भर करता है, कितना अधिक निर्भर है, मतलब कितना ज़्यादा तेज़ ढलान है। तो क्या होता है, मन ढलान वाले जो उससे अधिक होता है। जैसे मन ढलान क्या हो गया कि धीरे धीरे हल्का हल्का ढलान है इस टाइप से, और एक होगा कि ऐसे ढलान है, तो किसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा हो जाएगा अपक्षय, ठीक है। अगला वनस्पति आवरण। तो वनस्पति से अनाच्छादित सेलों की अपेक्षा वनस्पति ही सेलों पर अपक्षय अधिक तीव्र होता है, क्योंकि वनस्पति के आवरण से सेलों तथा मिट्टियों की रक्षा करती है। कंप्लीट। अब अगला सवाल लास्ट फिगर टाइप का, अनाच्छादन की क्रिया को चार्ट के रूप में दिखाना है। तो अनाच्छादन ऊपर में लिख देना है, एंड इसके 2 भाग होते हैं, पहला अपर्दन और दूसरा अपक्षय। कंप्लीट। एक अपर्दन और एक अपक्षय आपका हो गया, एंड उसके बाद और नीचे चलेंगे तो अपक्षय में आपका 2 भाग होता है। अपक्षय में 2 भाग,
पहला हो गया यहाँ पे देख लीजिए रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय, जो कि हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए भौतिक अपक्षय में आपका हो गया कितना, 4 चीज़, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, कार्बनीकरण, हाइड्रेशन, जलीयकरण, विलयन, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए सबका अलग अलग पार्ट है, उखाड़ना, बहाना, अपकर्षण, निक्षेपण, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो अपर्दन है, अपर्दन का ये वाला भाग है इतना, ठीक है ना, ये अपर्दन का है, उखाड़ना बहाना, इतना। आई होप दैट इतना कंप्लीट हो गया। एंड अभी तक हम लोग कितना घंटा क्लास कर लिए जी, 50 मिनट तो लगभग हो चुका होना चाहिए, 40 घंटा, एक क्लास चल गया आपका 1 घंटे, ठीक है। अब मिलते हैं सुबह में 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।